नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं बीए सेमेस्टर 4 यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान का मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आज आया हूं। और इसके पहले जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है, हमें 4th सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान विषय में क्या क्या पढ़ने हैं उसका मैंने वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर अपलोड कर दिया है। तो आज हम इस 4th सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें पहला लेसन है, कह रहा है कि पाश्चात्य प्राचीन राजनीतिक चिंतन। ये पहला लेसन हमारा होगा। मतलब ये कह रहा है कि पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिमी देश के लोग, यूरोपीय देश के लोग के द्वारा जो पुरानी राजनीतिक चिंतन की व्यवस्था थी वो कैसे थी। तो ये इस लेसन में हमको यही पढ़ना है, इस पूरी किताब में यही पढ़ना है। और आज का जो लेसन है वो यही है। तो आइए हम समझते हैं कि राजनीतिक चिंतन का उदय कैसे हुआ। यानी कि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य है, सरकार है, संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का उदय कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है राजनीति विज्ञान में, तो हम ये जानेंगे इस लेसन में। तो देखिए मित्रों, राजनीतिक चिंतन का उदय, एक विचारक है जिनका नाम है बार्कर। बार्कर महोदय कह रहे हैं कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। किससे होता है? यूनानियों से होता है। इसका मूल स्रोत, इसका जो मूल कारण है वह यूनानी मस्तिष्क का शांत एवं सुस्पष्ट बुद्धिवाद है। अब हमें जानना है कि यूनान कहाँ है। मित्रों, यूनान एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी ग्रीक है। वहां से बार्कर महोदय का कहना है कि राजनीतिक चिंतन का उदय तो यूनान से होता है, यूनानियों के मस्तिष्क से होता है। क्योंकि बार्कर कह रहे हैं कि यूनानी जो बहुत होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, उन्हीं के मस्तिष्क से राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ होता है। ये बार्कर महोदय का कहना है। तो क्या बार्कर महोदय सही कह रहे हैं या गलत, इस पे थोड़ी सी हम अपनी चर्चा कर लें। उनके मत के अनुसार कि यूनान से ही राजनीतिक चिंतन का उदय होता है, बहुत सारे विद्वान उनकी बातों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि भाई जिस समय यूनान में अरस्तु थे, प्लेटो थे, उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा संपन्न थी। क्योंकि प्लेटो के ही समकालीन भारत में चाणक्य जैसे महान राजनीतिक पंडित थे। तो बहुत सारे लोग बार्कर की बातों का खंडन करते हैं, बहरहाल वो दूसरी बात है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि ये जो राज्य नामक चीज है ये कब अस्तित्व में आई, कैसे अस्तित्व में आई, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, तो जानते हैं। जैसे ये यूनानी भाषा में पोलिस या नगर राज्य हुआ करते थे। पोलिस या नगर राज्य ये यूनानी भाषा है। अब देखिए, कह रहा है कि यूनानी भौगोलिक परिस्थितियों ने, यूनान के भौगोलिक परिस्थितियों की जो स्थिति थी इस क्षेत्र में यूनान के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बटा था। क्या बटा था? जो यूनान का राज्य था, जो यूनान का एरिया था, वो छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। और प्रत्येक छोटा छोटा भाग, छोटा छोटा खंड वह पूरी तरह से स्वतंत्र था। और इन्हीं छोटे छोटे लघु राज्यों को क्या कहा जाता था? राज्य कहा जाता था, या नगर राज्य कहा जाता था। इन्हीं छोटे छोटे खंडों को नगर राज्य कहा जाता था। अब इन नगर राज्यों में, जो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य बटे हुए थे, उसमें राजतंत्र भी था अलग अलग राज्यों में, कुलीन तंत्र भी था, और
निरंकुश तंत्र भी था, यानी कि अधिनायक तंत्र भी था। तो यूनान के अलग अलग राज्यों में ये सारी शासन प्रणालियां अलग अलग समयों में थी। तो यूनानियों ने क्या किया, इन शासन प्रणालियों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग किया कि भाई राजतंत्र सही है अथवा कुलीन तंत्र सही है या फिर अधिनायक तंत्र सही है, कौन से शासन प्रणाली सही है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यूनान के जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, उन नगर राज्यों में अलग अलग समयों पर ये सारी शासन प्रणालियां थी, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, ये सारी चीजें। अब आइए हम जानते हैं यूनानी राजनीतिक दर्शन की, राजदर्शन की क्या विशेषताएं थी, यूनानियों की राजनीतिक दर्शन की क्या विशेषताएं थी, आइए हम समझते हैं। तो उनके जो राजनीतिक दर्शन की मित्र विशेषताएं थी, विवेकवादी चिंतन, वो क्या करते थे, किसी भी चीज को अपनी बुद्धि तर्क के हिसाब से, उसके हिसाब से चीजों को तौलते थे, देखते थे। अब देखिए हमने कहा, लिखा है यहाँ पर समझने के लिए, यूनानी जो थे वह अंधश्रद्धा और अंधविश्वासों से दूर, वो किसी भी चीज की अंधभक्ति नहीं करते थे, यानी किसी व्यक्ति ने कह दिया तो हम उसको सहजता से मान लेते कि फला व्यक्ति जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो इन सभी चीजों से दूर थे, अंधभक्ति से दूर थे, अंधविश्वासों से दूर थे। वह चीजों को क्या करते थे, तर्क के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी मान्यताओं द्वारा अपनी मान्यताओं को निर्धारित करते थे। वो किसी चीज को अपनाने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उन चीजों को क्या करते थे, वो अपने अनुसार तौलते थे और अपने आप को अपने राज्य में एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए, एक वैज्ञानिक व्यवस्था लाने के लिए, एक सारी चीजों को समझने के लिए क्या करते थे, समझने के लिए क्या करते थे, चीजों को आलोचना करते थे। चीज सही है या गलत है उस पर सामूहिक क्या करते थे, वाद विवाद करते थे। चीजों को समझने के लिए सामूहिक वाद विवाद करते थे। जैसे चीजों को समझने के लिए कई लोग मिलकर के किसी चीज पर डिबेट करते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, वो वाद विवाद चीजों पर करते थे। विचारों के लिए वो सभाएं करते थे, यानी गोष्ठियां करते थे, वो इन सभी चीजों को महत्व देते थे। वो किसी की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करते थे। अगर जो चर्च के पादरी कहें कि भाई आप चर्च में आइए, कैंडल जलाइए और जीसस आपको क्या करेगा, बाद में स्वर्ग देगा मरने के बाद। अगर जो पंडित कहे कि भाई आइए दान पुण्य करिए, आप अध्यात्म पर ध्यान दीजिए और मरने के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनका इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं था। वो चीजों को अपने तर्क और बुद्धि के हिसाब से तौलते थे, समझते थे, बात विचार उस पर करते थे, किसी के कहने पे नहीं चलते थे। अब देखिए इन्हीं सारी चीजों को क्या सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, इन सभी ये सभी यूनानी विचारक हैं और सभी लोग अपने जितने भी राजनीतिक ग्रंथों की इन सभी लोगों ने रचना की है, वो इन लोगों ने इसी विचार को अपने ग्रंथों पर अपनाया है, इसी तर्क वाले विचार को अपने ग्रंथों में अपनाया है। अब दूसरी विशेषता इनकी आती है सांसारिक चिंतन। मित्रों, सांसारिक जो दृष्टिकोण था यूनानियों का, वो कहते थे कि भाई देखिए सांसारिक दृष्टिकोण में वो भौतिकता पर ध्यान देते थे, संसार की वास्तविक चीजों पर ध्यान देते थे। वो आध्यात्मिक चीजों पर, आध्यात्मिक का मतलब पूजा पाठ करना, धर्म में आस्था रखना, इन चीजों पर वो ध्यान नहीं देते थे। वह क्या करते थे, भौतिक चीजों को तथा सांसारिक चीजों पर उनकी आस्था थी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान नहीं करते थे, आध्यात्मिक चीजों को महत्व नहीं देते थे। उनका मानना है कि भाई अगर जो जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें भौतिकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए, संसार को भौतिकता की दृष्टि से देखना चाहिए, चीज़ों का भोग करना चाहिए। हम परलौकिक चीज़ों की कामना करते हुए जीवन जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो परलौकिक चीज़ों की कामना नहीं करते थे। उनका यही मानना था कि
हम जीवन को सुखी, सुंदर और श्रेष्ठ तभी बना सकते हैं जब हम भौतिकता पर ध्यान दें, परलौकिक चीजों में उनकी आस्था नहीं हुआ करती थी। मित्रों, अगला बिंदु है सामुदायिक हित की भावना। वो तीसरी उनकी जो यूनानी राज दर्शन की विशेषता है वो सामुदायिक हित की भावना है। मित्रों, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सभी विचारकों ने क्या किया, अपने यूनानी राजनीतिक चिंतन में इन्होंने जो योगदान दिया, उनका कहना था कि वे समाज के हित को ही सर्वोपरि समझते थे। पूरे समाज के हित को, एक विशेष वर्ग के हित की बात वो नहीं कर रहे, पूरे समाज की, पूरे समुदाय की बात कर रहे। उनका कहना था कि समाज के हित को सर्वोपरि समझे, वे राज्य को, समुदाय के हित को प्रधान इकाई मानते थे। वो समाज को ही महत्वपूर्ण स्थान देते थे, समुदाय हित को ही महत्वपूर्ण स्थान देते थे। उनका कहना था राज्य को समुदाय हित की प्रधान इकाई मानते थे। वो राज्य को कहते थे कि भाई सामुदायिक हित की प्रधान इकाई क्या है, राज्य। वो सामूहिक हित की भावना पर ध्यान देते थे, किसी व्यक्ति विशेष की भावना पर ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना था सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबी आज की ना होने पाए, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही वीडियो बनाए हैं। इनकी यूनानी राज दर्शन की और भी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।